हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो आज उसी में अपन चैप्टर नंबर 4 के अंदर धारिता वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आज शुरू करते हैं अपन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अपन श्रेणी क्रम संयोजन पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, आज अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इनका। तो इसमें करते क्या है बताओ, जैसे आपने 10th क्लास में सीखा होगा रेजिस्टेंस को प्रतिरोध को अपन किस प्रकार जोड़ते हैं। तो जैसे अपने पास अगर एक कोई संधारित्र है और दूसरा संधारित्र है, तो इनके दोनों के जो पहले वाले सिरे हैं वो एक साथ जोड़ दिए जाएं और जो दूसरे वाले सिरे हैं उनको एक साथ जोड़ दिए जाएं, तो ऐसे वाले क्रम को क्या बोलते हैं अपन, समांतर क्रम बोलते हैं। ठीक है, यानी जितने भी संधारित्र हो सबके जो पहले वाले सिरे होंगे, सबके पहले वाले सबको एक साथ जोड़ दिया जाए और जो दूसरी साइड है दूसरे सिरे उन सबको एक साथ जोड़कर किसी बैटरी के साथ संयोजित करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है स्टूडेंट, और इसके अंदर जो रिजल्ट आता है अपने पास, परिणामी आंसर आता है धारिताओं का, वो क्या आता है, सबसे बड़ा आता है। यानी इन सब में जो सबसे बड़ा संदर्भ धारिता है उससे भी बड़ा आंसर आएगा। इसका मतलब समांतर क्रम अपन कब यूज करते हैं कि अगर अपन को धारिता का मान बढ़ाना है तो समांतर क्रम यूज करते हैं। इसी प्रकार श्रेणी क्रम अपन सीखा था कि अगर धारिता का मान कम करना है तो उनको श्रेणी क्रम में अपन संयोजित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज अपन का समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। तो मान लेते हैं अपन 3 संधारित्र है अपने पास, उनको समांतर क्रम संयोजित करते हैं अपन कि एक संधारित्र है हमारे पास, दूसरा संधारित्र है और एक तीसरा संधारित्र है ना। अपने पास 3 संधारित्र है और इनको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं अपन, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं ना। यानी कि इन तीनों को पहले वाले सिरे एक साथ और दूसरे सिरे एक साथ, इनको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। और फिर मान लेते हैं भाई इसको अपन एक वी बैटरी के साथ इसको संयोजित कर रखा है, ये वी वोल्ट की बैटरी है। इनकी धारिता मान लेते हैं अपन कि पहले वाली धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता क्या है, C3 है। और पहले वाले पर जो आवेश का मान है वो Q1 है, दूसरे वाले पे आवेश का मान Q2 है और तीसरे वाले पे आवेश का मान Q3 है। ठीक है, और अगर ये समांतर क्रम में होते हैं तो इन सब के ऊपर विभवांतर का मान क्या रहता है, बराबर रहता है, क्योंकि दोनों के सिरों के ऊपर आ रहा जुड़ रहा है बैटरी। तो इस समांतर क्रम में जितने भी संधारित्र होते हैं उन सबके ऊपर विभवांतर का मान समान होता है। जबकि श्रेणी क्रम में सीरीज में क्या था, आवेश बराबर था ना, तो इसके अंदर V बराबर रहेगा, यानी इसका भी विभवांतर V रहेगा, इसका भी V रहेगा और इसका भी V रहेगा, तीनों का इक्वल सेम रहेगा वोल्टेज इनका। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपन ने इनको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। तो आप यहाँ पे बोलोगे, इसमें अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है कि माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, इनको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं और इनके ऊपर विभवांतर का मान समान रहता है और आवेश Q1, Q2 और Q3 है। ठीक है, और इनको V बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो ये आप लैंग्वेज में लिख सकते हो उसको, है ना। तो अब अपन को धारिता यहाँ पे निकालनी है, तो ये बात मैं लिखता हूँ ना, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर सभी संधारित्रों पर क्या होता है, बराबर होता है। समांतर क्रम में विभवांतर सभी संधारित्रों पर बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी लैंग्वेज आप लिख लेना। अब अगर विभवांतर बराबर होता है तो अब अगर अपन को अब करना क्या है, कैसे अपन को निकालनी है इसके अंदर, तो अपन शुरुआत वहीं से करते हैं कि अपन जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V। C बराबर क्या होता है, Q/V। तो इसमें अपन जो चीज़ इक्वल होती है ना उसको इधर भेज देंगे अपन, जो इक्वल नहीं है उसका मान निकालेंगे। तो पहले वाले सवाल में अपन ने आवेश बराबर था इसलिए V का मान निकाला था, अब की बार अपन इसका मान निकालेंगे, Q का मान निकालें। तो यहाँ से अगर Q का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो CV भाई, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर कितना आएगा, CV आएगा। अब आवेश का मान निकालना चाहें, अगर अपन बात करें पहले संधारित्र के लिए, इसके लिए पहले संधारित्र के लिए, अगर पहले संधारित्र के लिए बात करें अपन, तो यहाँ पे आवेश कितना है बताओ, तो Q1 है भाई, Q का मान देखा हैं यहाँ पे Q1 है और C की जगह धारिता कितनी है पहले वाले की, इक्वल टू C1 है और विभवांतर यानी वोल्टेज कितना है V है। तो यानी Q1 बराबर आ गया C1 इंटू V आ गया।
ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे अगर अपन बात करें दूसरे संधारित्र के लिए बात करें तो आवेश अगर Q2 निकालना चाहेंगे तो Q2 बराबर कितना आएगा, अब की बार धारिता कितनी है, C2 है और विभवांतर क्या है, V है। इसी प्रकार अगर अपन थर्ड अगर कैपेसिटर की बात करते हैं तो यहाँ पे चार्ज Q3 इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे C3 इंटू वी आएगा। सबका मान अलग आएगा अपने पास यहाँ पे। और हाँ स्टूडेंट, इसको अपन सोल्व करके जो अपन नया अपन सर्किट बनाते हैं तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। इन सभी से क्या आ जाएगा, एक सिंगल आ जाएगा, एक अकेला कैपेसिटर आ जाएगा और इसको वी बैटरी के साथ अपन ऐड कर देंगे ना, ये आ जाएगा। और इसकी धारिता कितनी होगी, C इक्विवेलेंट और V है और टोटल आवेश अपना Q है ही, ठीक है। तो ये अकेला बनाना है अपन को। तो अब ये अपने पास आ गया तो अपन को पता है कि इसमें विभवांतर सेम रहता है, तो जो आवेश है वो इन सब में अलग अलग विभाजित होगा, डिवाइड होगा इनके अंदर चार्ज। तो जो अपना कुल आवेश होगा, कुल आवेश वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सबके सम के इक्वल होगा। टोटल आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। तो अगर इनमें अपन सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो कितना मान आएगा यहाँ पे, Q1 का मान तो कितना है जी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे Q1 का मान है C1 इंटू वी, Q2 का मान है C2V, Q3 की वैल्यू है C3 इंटू वी। और अगर अपन यहाँ पे टोटल वाला निकालना चाहें तो यहाँ पे टोटल आवेश Q है ना, तो अगर इस फॉर्मूले से अगर मैं इस टोटल के लिए निकालना चाहूँ तो Q बराबर क्या होगा, C इक्विवेलेंट इंटू वी। तो इसका जो मान होगा वो होगा C इक्विवेलेंट इंटू वी होगा। तो C इक्विवेलेंट इंटू वी बराबर, सब में कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये सब में कॉमन आ गया V। तो V से V दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गई, इन तीनों समांतर क्रम में संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई इनकी। तो इस प्रकार यानी कि इन सब में डायरेक्ट क्या होता है, सम हो जाता है, यानी जितने भी संधारित्र होंगे सबकी धारिताओं क्या कर दो आप, ऐड कर दो, तो अपने पास आ जाएगी तुल्य धारिता। अगर सबको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो जो अपना रिजल्ट आएगा वो बताओ सबसे बड़ा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सबको ऐड ही कर रहे हैं तो जो बड़ा वैल्यू है उससे भी क्या आएगा, बड़ा मान आएगा। तो ये अपने पास हो गई C इक्विवेलेंट। अगर अपन बात करें कि यहाँ पे कि यदि अगर n संधारित्र हो, तो अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजित हैं, n संधारित्र हों तो क्या होगा बताओ, तो भी ये होगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और डॉट डॉट सो ऑन और Cn, यानी जितने भी होंगे सबका ऐड करते हैं उसका आ जाएगी कंप्लीट इक्विवेलेंट धारिता आ जाएगी अपने पास, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे अगर अपन बात कर लेंगे अगर सारे इक्वली हैं, यहाँ पे अगर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 डॉट डॉट इक्वल टू Cn, सबके सब बराबर है, सबकी धारिता बराबरी होगी तो क्या हो सकता है बताओ, तो अगर सबका मान, इसका मान भी C है इसका भी C है, यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस C डॉट डॉट, और ये कितनी बार हो गया, ये n बार हो गया, n टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC, यानी उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, है ना। तो देखो आप खुद देख लो, आप मल्टीप्लाई हो रही है इसका मतलब ज़्यादा होगा, और अपने श्रेणी क्रम में क्या आया था, डिवाइड में आ रहा था तो मान कम आ रहा था। तो इसके अंदर धारिता का मान बढ़ाया करते हैं ना, बढ़ाने के लिए काम यूज करते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन। तो ये इसकी धारिता जाएगी स्टूडेंट C इक्विवेलेंट इक्वल टू NC, ठीक है। तो ये बात हो गई समांतर क्रम संयोजन की। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं, चलो एक टाइप और देख लो आप, कि अगर अपन पिछली बार ही पढ़ा था अपन ने कि अगर कोई अपने पास कैपेसिटर है, संधारित्र है, उसमें अपन ने पहले दूरी को चेंज नहीं किया था, अब की बार क्षेत्रफल को चेंज नहीं किया था और दूरी को चेंज किया था अपन ने। अब की बार क्या करना है अपन को, दूरी को सेम रखना है, ठीक है ना। यानी अगर अपने पास कोई संधारित्र मान लो ये ऐसे, अब अगर अपन इसकी बताओ डिस्टेंस कितनी मान रहे हैं अपन, ये d मान रहे हैं, डिस्टेंस d मान ली। अब अगर इसको अपन क्षेत्रफल में डिवाइड कर रहे हैं ना, ये अलग मान लिया, ये वाला पोर्शन अलग मान लिया और ये अलग मान लिया यहाँ से, है ना, कि वैसे पूरा ए क्षेत्रफल था, इस वाले भाग का एरिया मान लिया अपन ने A1, इसका भाग एरिया मान लिया A2 और इसका A3। यानी अब की बार अपन क्षेत्रफल को डिवाइड करते हुए और फिर इनके अंदर पैरावैद्युतांक पदार्थ भर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये पैरावैद्युतांक पदार्थ भर दिया अपन ने कि यहाँ पर पैरावैद्युतांक पदार्थ है K1, A1 क्षेत्रफल के लिए। इसके लिए जो मान भाग है यहाँ पे भर दिया अपन ने K2 और एक ये वाला भाग भर दिया यहाँ पे अपन ने K3, ठीक है। तो अब की बार अपन दूरी को, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को नियत रखते हुए क्षेत्रफल को अगर बांटते हुए अगर पैरावैद्युतांक पदार्थ रखते हैं, तो अब इनको अपन अगर इसको अलग में अगर इतने से भाग को अलग संधारित्र मान लो, उसकी धारिता C1 मान लूँ,
इसको अलग संधारित्र मान लो C2 वाला धारिता वाला और इसको C3 वाला, तो इन तीनों को अपन कौन से क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं। ठीक है, अगर अपन दूरी को बांटे थे पहले पिछली बार D1 D2 D3, तो अगर दूरी को बांटते हैं क्षेत्रफल सेम रहता है तब तो वो श्रेणी क्रम में रहता है, और अगर क्षेत्रफल को बांटते हुए बनाते हैं अपन परिवर्तन पता पढ़ते हैं इसके अंदर, तो ये समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पे ये सब किस में होंगे बताओ? तो अपन ने इसके अंदर D को क्या रखा है बताओ? नियत। दूरी नियत रहनी चाहिए ना, अगर नियत रखता है तो ये सब किस में रहेंगे बताओ? समांतर क्रम में, समांतर क्रम होगा। और अगर समांतर क्रम में निकालना तो इनकी जो C इक्विवेलेंट आएगी वो कितने आएगी बताओ? तो आप बोलोगे सर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी जो भी आंसर आएगा सबको निकाले क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। और आप जानते हो अगर अपन परिवर्तन पता रखते हैं तो उसे C बराबर होता क्या है? तो आप बोलोगे सर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। तो अगर मैं यहाँ से C1 का मान निकालना चाहूँ, C1 इक्वल टू, तो इसका क्षेत्रफल तो बताओ कितना है? A1 है, तो A1 एप्सिलॉन नॉट और अपॉन D, डिस्टेंस D है। पर अगर परिवर्तन पदार्थ बना रखा है तो K से और गुणा होता है ना ऊपर, तो यहाँ पे K इंटू मोर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटू K1, तो ये आ जाएगा। ऐसे अगर C2 का मान निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? A2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब की बार क्या है? परिवर्तन K2 है, अपॉन डिस्टेंस D है। अगर ऐसे C3 का मान निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? A3 एप्सिलॉन नॉट और K3 और अपॉन D। इन सब का मान अगर अपन यहाँ पुट कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा? पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात यह है कि बस ये ध्यान रखना है आपको कि अगर D नियत होता है और क्षेत्रफल को अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं तब वो समांतर क्रम में होते हैं, और अगर क्षेत्रफल नियत होता है और दूरी को बांट रहे हैं अपन तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको लिख लेनी है नोट लगाकर। अब अपन सवाल और कर लेते हैं इनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास है एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, ये लो जी 3 संधारित्र दे दिए अपन को, और फिर इनको कोई बैटरी से जोड़ रखा है, वी बैटरी से। इसका दे रखा है 2 माइक्रोफेराडे, इसका दे रखा है 3 माइक्रोफेराडे, इसका दे रखा है 6 माइक्रोफेराडे। इसको 4 मान लेते हैं, चलो 2 4 6 माइक्रोफेराडे, कितना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दे रखा है अपन को, और यहाँ पे दे रखा है अपन को 6 वोल्ट की बैटरी से इसको ऐड कर रखा है। ठीक है, तो पहले तो अगर अपन बात करें फर्स्ट वाले किस्म में इसके अंदर कि आप इसमें तुल्यता धारिता ज्ञात करो, यानी कि उपरोक्त जो सर्किट डायग्राम है, परिपथ है, उसके अंदर तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो अपन को पता है कि तीनों का बताओ, पहले वाले पार्ट एक जगह जुड़े हुए हैं और दूसरे वाले पार्ट एक जगह जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कौन सा क्रम है? ये समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में अपन जानते हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर 4 है तो चौथा भी ऐड करते जाते हैं अपन। तो सबको ऐड कर देंगे तो इसका मान कितना है? 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी कुल मिला कितना हो गया ये? 12 माइक्रोफेराडे। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइक्रो वैल्यू नहीं लिखी, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, क्योंकि सबका मान ये भी माइक्रोफेराड है, माइक्रो 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 सब में कॉमन ले लिया, एक साथ लिख दिया मैंने ना। अगर सब में अलग अलग है तो फिर आप उसकी वैल्यू भी पुट करना, फिर उनको ऐड करना। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 12 माइक्रोफेराडे आंसर। ये इसकी तुल्यता धारिता आ गई। अगर आप इनसे पूछे कि आप इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन कि 4 माइक्रोफेराड पर विभव का मान कितना है जी? विभव का मान, अगर 4 माइक्रोफेराड विभव का मान पूछ रहा है तो अपन जानते हैं कि समांतर क्रम में तो विभव तो क्या होता है? सब पे बराबर होता है। तो अगर ये 6 वोल्ट है तो सब पे, इसमें भी 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट सब पे बराबर ही होगा। तो किसी का मान पूछा है तो अपन यहाँ बोल देंगे भाई यहाँ पे विभवांतर मान कितना है? 6 वोल्ट है। अगर आपसे पूछता कि 6 माइक्रोफेराड पे कितना है तो भी 6 वोल्ट ही होता। 2 माइक्रोफेराड पे कितना विभवांतर है तो भी 6 वोल्ट ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो समांतर क्रम में सब पे क्या होता है? बराबर होता है। अब अगर अपन बात करें आवेश के लिए, बात करें कि इसके ऊपर आवेश कितना होगा, तो आवेश के लिए आप ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर अपन से तीसरा पूछ ले जाए यहीं पे, अगर ये 4 माइक्रोफेराडे पर आवेश कितना है, आवेश कितना है, तो अपन जानते हैं कि आवेश बराबर, अभी पढ़ा अपने, Q बराबर क्या होता है? C इंटू V होता है। तो अगर अपन 4 वाला निकालना है, यानी इसका मतलब ये वाला,
तो यहाँ पे आवेश निकालना है इसका, तो सी कितनी तो धारिता 4 है, 4 माइक्रोफेराड यानी 10⁻⁻6 इंटू, और वोल्ट का मान निकाल लिया अपने, कितना है 6 वोल्ट है, तो इनको मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 24 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। तो वोल्ट नहीं, सॉरी, इसका मात्रा क्या होता है कूलाम, तो इसको से बोल सकते हैं अपन 24 माइक्रो कूलाम, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसका पूछते तो अपन इससे मल्टीप्लाई कर लेते। तो एक तरीका तो ऐसे अपन ऐसे आवेश का मान निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और या फिर एक तरीका और है, ये बात मैंने आपको बताई नहीं कि चलो लिख लो इसको भी आप नोट लगा के, एक बात ये भी लिख लेना आप अलग से नोट लगाकर लिख लेना कि अगर अपने पास संधारित्र कौन से क्रम में बताओ, इसे 1 2 3 4 जितने भी हैं, अगर ये सब समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना, C1 C2 C3, तो इनके ऊपर जो आवेश का जो अनुपात होता है ना, अगर अपन बात करें आवेश के अनुपात के लिए, तो अपन जानते हैं कि भाई Q बराबर तो कितना है अपने पास CV आया, यहाँ पे V क्या है बताओ, नियत, V एक समान है, इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, धारिता, C के प्रोपोर्शनल आ गया ना यहाँ पे। तो यानी जो आवेशों का अनुपात, यानी इन पे जो Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 आएगा, वो C1 अनुपात C2 अनुपात C3, यानी जो धारिताओं का अनुपात होता है वही अनुपात आवेशों के अनुपात होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो कुल आवेश है वो समांतर क्रम के अंदर उनकी धारिताओं के अनुपात में विभाजित होता है या बढ़ता है धारिताओं के अनुपात में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप, अनुपात भी पूछ सकता है अपन से। ऐसे अगर अपन बात करते हैं कि ऊर्जा कि इनकी एनर्जी की बात करें, तो U1 रेशियो U2 रेशियो U3, और जो इनकी ऊर्जाओं का अनुपात होगा वह भी इनकी धारिताओं के अनुपात में ही होता है। जो ऊर्जा बढ़ेगी वो भी इन धारिताओं के अनुपात में ही बढ़ती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे भी अपन इनसे भी अनुपात से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी अपना सवाल क्या था, अभी सवाल था अपना कि इसके ऊपर 4 माइक्रोफैराड पर आवेश का मान कितना है। तो अगर मैं समांतर क्रम में ही है, तो मैं अगर इनका रेशियो लूँ Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, तो इनका रेशियो क्या आ रहा है बताओ, तो इसका 2 रेशियो 4 रेशियो 6, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ये इनका अनुपात आ गया। अब अगर अपन को आवेश निकालना है किसका, इसके लिए अगर अपन को यहाँ पे, तो पहले अपन को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, कुल आवेश, क्या निकालना पड़ेगा अपन को, कुल आवेश। बस इसमें आपको ना पहले आवेश निकालना पड़ेगा, कुल आवेश। तो अपन ने पहले आवेश कुल आवेश निकाले हैं, तो Q इक्वल टू बताओ, C इक्वलेंट कितनी आई थी इनकी, 12 आई थी, और 12 इंटू, और V का मान कितना है 6 है, तो कुल कितने आ रहे थे अपने पास 72 माइक्रो कूलाम। कुल आवेश कितना है 72 माइक्रो कूलाम आवेश है। अब अगर मैं Q2 का मान निकालना चाहूँ यहाँ पे Q2 का, तो आपको पता है कि अनुपात के अंदर जिसका मान निकालना है वो अनुपात ऊपर रहता है, नीचे अनुपातों का योग और इनटू टोटल कुल कितना है बताओ 72 आ रहा है अपने पास। तो इससे अगर कटेंगे तो कितना आएगा 12, और ये कितना जाएगा 24, तो यानी 24 माइक्रो कूलाम, ये इसका आवेश का मान आ जाएगा। तो ऐसे रेशियो से भी निकाल सकते हैं, या फिर अब पहला मैंने बताया कि 20 से निकाल कर इंटू करके CV वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। एक सवाल और करते हैं अपन, हाँ तो स्टूडेंट देखो, एक सवाल देखो आप, ये अपन को दे रखा है और बोलेगा कि उपरोक्त परिपथ के अंदर आप AO और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो अब बताओ ये कौन से क्रम में है, ये कौन से क्रम के अंदर है। तो देखो ये सब है ना समांतर क्रम में ही है। आप बोलोगे सर ऐसा तो है ही नहीं, इन सब के पहले वाले सिरे एक साथ जुड़े हुए हैं ही नहीं, तो वो एक साथ ही हैं। इसका जो पहला वाला सिरा है वो इस वायर पे आ रहा है, इसका दूसरा सिरा इसी वायर पे आ रहा है, इसी का बताओ कैसे जुड़ों पर घूम फिर के आ रहा है यहीं पे, उसका भी घूम फिर के आ रहा है यहीं पे। यानी कि अगर इन तारों के बीच में अगर कोई संधारित्र नहीं है, तो चाहे आप वायर को चाहे इसको कितना ही लंबा कर दो, कितना घुमा के ले आओ आप,
माना जाएगा वो इन दोनों को डायरेक्ट कैसे जोड़ रखा है ना, वो माना जाएगा भाई एक बिंदु पर ही जोड़ रखे हैं ना। चाहे अगर ये इसका वायर अगर ये यहाँ पे जुड़ा हुआ ना होकर ये ऐसे होता कि यहाँ से जाकर इधर जाकर ऐसे आकर फिर आके यहाँ ऐड होता, तो भी बात तो वही है कि जुड़ रहे हैं वो एक ही सिरे के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इन वायर के ऊपर अगर बीच में कोई संधारित्र नहीं है, वायर चाहे आप कैसे भी कर सकते हो इनको घुमाने के लिए, है ना, तो ये आप टेंशन मत लेना, कैसे भी आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है अपन को। बस अपन को ये पहचानना है कि हाँ कि इनके सबके सिरे वायर हैं, कोई बीच में संधारित्र नहीं है, तो सब वो एक ही बिंदु पर माने जाएंगे। तो ये तीनों चारों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम के अंदर ही है। और अपन जानते हैं कि समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 जितने भी हैं उन सबको ऐड कर दो आप। तो यहाँ से पहला कितना है अपना 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7, तो कुल मिला कितना हो गया 10 और 17 माइक्रोफैरड। ये इसकी क्या आ गई, तुल्य धारिता आ गई, है ना। तो आप ये डायग्राम में पहचानना, बस इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको ना, भाई कौन से क्रम में है कौन से क्रम में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे और देखते हैं, जैसे देखो इसी प्रकार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हो सकता है इनमें। एक संधारित्र अपने पास, ये दूसरे संधारित्र से, एक ये है। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ आपको ऐसे, और ये वाला ऐड कर दिया जाए वायर ऐसे, तो यहाँ पे दे दिया ये बी पॉइंट, इसकी 7 माइक्रोफैरड, ये वाला मान दे रखा है 5 माइक्रोफैरड, और ये दे रखा है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको डायग्राम गिवन है और इसमें आपको निकालनी है कि ए और बी के मध्य, है ना, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो, ठीक है ना। ए पॉइंट और बी पॉइंट के मध्य अपन क्या निकालनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो अब बताओ आपको समझ में आ रहा है कौन सा क्रम है ये। तो देखो उसको पहचानने के लिए वही तरह करना है अपन को, जैसे ये वाला पॉइंट अगर बताओ ये ए है तो यहाँ तक बताओ कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ए ही माना जाएगा, क्योंकि बीच में कोई संधारित्र नहीं है, कैपेसिटर नहीं है। और अगर ये वायर जा रहा है ऐसे, कोई संधारित्र नहीं है, तो यानी ये वाला पॉइंट भी क्या माना जाएगा, ए ही माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर कोई वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, बीच में कोई संधारित्र नहीं है, तो वो सेम पॉइंट ही माना जाएगा एक तरह से, मतलब ये दोनों एक जगह कनेक्ट हैं, यानी एक ही पॉइंट है एक तरह से। ऐसे अगर इसमें इधर बात करें कि अगर ये बी पॉइंट है तो इधर ये आ रहा है, तो सब यानी ये वाला पॉइंट भी क्या माना जाएगा स्टूडेंट, बी पॉइंट ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बी पॉइंट ही माना जाएगा, सेम ही। तो अगर अपन बात करेंगे इधर हमारा पॉइंट ए है, इधर हमारा पॉइंट बी है। अब फिर से डायग्राम देखेंगे ए और बी के बीच में कितने संधारित्र हैं। ये पहले वाला 7 वाला है, एक साइड तो ए है और एक साइड बी तो है, यानी इन दोनों के बीच में है, ए और बी के बीच में ही है 7 माइक्रोफैराड, ठीक है। ऐसे अगर मैं दूसरे बात करूं तो बताओ इसका एक सिरा बताओ बी से जुड़ा हुआ है, एक सिरा ए से जुड़ा हुआ है, सेम जुड़ा हुआ है, यानी दूसरे वाला है उसका भी बी से जुड़ा हुआ है और एक ए से जुड़ा हुआ है 5 माइक्रोफैराड। अगर तीसरे संधारित्र की बात करूं तो इसका एक सिरा बी से और एक सिरा ए से, तो यानी तीसरे वाला है इसका भी एक सिरा ए से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा भी बी से जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ये 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये भी, तो इसका मतलब बताओ तीनों कौन से क्रम में बताओ, सबके पहले वाले सिरे ए से जुड़े हुए हैं, दूसरे वाले सिरे बी से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब समांतर क्रम ही है, ठीक है। तो वो ऐसे डायरेक्ट न देकर आपको ऐसे घुमा भी सकता है ना, तो आपको पहचानना है कौन सा क्रम बन रहा है। तो ये सभी समांतर क्रम ही है ये। अगर ये समांतर क्रम है तो अपन समांतर क्रम है तो अपन जानते हैं क्या, कि जो सी इक्विवेलेंट होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 जो भी है उन सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 3, इसका मतलब 15 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर कितना जाएगा 15 माइक्रोफैरड आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, तो इनको आप समझो कैसे सोल्व करते हैं सवालों को और इसका डेरिवेशन कैसे तैयार होता है। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इस समांतर और सरण क्रम दोनों को एक साथ ग्रुप में इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे सवालों की, कैसे कैसे सवाल यहाँ से बनते हैं ना, बोर्ड में आते हैं सवाल। ओके स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना ना, और अपने कमेंट दिया करो आप, जो भी आपके डाउट हो, अच्छा लगा कैसा लगा आपको। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।